चलिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शशि रंजन और आज दिन भर आप देख रहे हैं जनता टीवी पर बड़ौदा की महापंचायत। और लगातार हम आपको कह रहे हैं कि यूं तो एक सीट पर यह उपचुनाव है, लेकिन एक सीट के इस चुनाव ने पूरे जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सबों की नसें टाइट कर दी हैं। और हालत यह है कि जैसे बारात में दूल्हा तो होता है घोड़ी पर, लेकिन बारात में जो दूल्हे के मौसा, फूफा, मामा, चाचा, ताऊ, ये सब आजकल इम्पोर्टेंट हो गए हैं। चाहे वो बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार हों, चाहे एनएलडी, चाहे कांग्रेस, वो घूम तो रहे हैं, कैंडिडेट भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से उनकी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उन लोगों ने मोर्चा संभाला हुआ है। हमने कहा कि ये बड़ौदा की महापंचायत है और विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार ये मल्टी इंजन की सरकार है चंडीगढ़ में। पहले तो बीजेपी की अकेले की सरकार थी, अब जेजेपी है। जेजेपी को चेक और बैलेंस करने के लिए कई इंडिपेंडेंट को भी मिनिस्टर बना के रखा गया है। वैसी सूरत में एक साल के बाद ये एक उपचुनाव। अब जो मेहमान हाजिर हो रहे हैं आपके इस महापंचायत में, वो अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहे हैं, बहुत दिलदार हैं, खुश मिजाज हैं और उनका भाषण अगर आप सुने लाइव तो 2, 4, 5 घंटे तक सुन सकते हैं। उसमें कहीं निरस भाषण नहीं होगा और एक से एक एग्जाम्पल होते हैं। अभी अगर आप नहीं समझे, मुझे उम्मीद है समझ तो गए होंगे, नहीं समझे तो बीजेपी के नए बने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, और धनखड़ जी के लिए भी ये पहला चुनाव। बहुत बहुत स्वागत। ये बड़ौदा में उपचुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सर मुड़ाते ओले पड़े? जो ओले पड़ेंगे जी, वो तो कांग्रेस के खाते में जी क्योंकि ये परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये एक अवसर उपलब्ध हुआ है और उस अवसर को हम उपलब्धि में बदलेंगे, ऐसा बड़ौदा के लोगों का मूड है। जो आप कह रहे थे कि बाकी के लिए अपने कैंडिडेट का जिक्र नहीं करते, अपना जिक्र कर रहे हैं, हम तो जिक्र ही कैंडिडेट का कर रहे हैं क्योंकि हमारा कैंडिडेट आलीशान है, इंटरनेशनल पहलवान है, हरियाणा का गौरव बढ़ाया है, भारत का गौरव बढ़ाया है, सोनीपत का गौरव बढ़ाया है। बड़ौदा की पहचान है योगेश्वर दत्त और अब योगेश्वर दत्त की जीत बड़ौदे की जीत है। ये बड़ौदा के सब लोगों के मन में है क्योंकि इससे बढ़िया कैंडिडेट, इससे योग्य कैंडिडेट चुनावी मैदान में दूसरा कोई है नहीं। तो वैसे भी आम चुनाव में भी हमने 3 खिलाड़ियों को मौका दिया था। ये जो हरियाणा है ये किसानों की, जवानों की और पहलवानों की, खिलाड़ियों की भूमि है। हम अपने छोटे से खेत में 90 लाख एकड़ का हमारा खेत है, 3 करोड़ की अपनी आबादी का पेट भर के 15 करोड़ और आबादी का पेट भरते हैं अपने पसीने से। इसी तरह से सेना में हम 10% हैं, बलिदानी की बारी आए तो हम 25% भी होते हैं। जैसे कारगिल के युद्ध में हम 400 में से 100 बलिदान होने वाले थे। ऐसे ही जब देश को मेडलों की जरूरत होती है, मैं जब जाता हूँ केंद्र के खेल मंत्री को मिलने, वो खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा करण रिजिजू आप हमारे बड़े नेता हो, उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा के खिलाड़ियों के सम्मान में खड़ा होता हूँ जब आते हैं तो जब पूरा देश को मेडलों की जरूरत होती है, ओलंपिक में मेडल लाने वाले, एशियन गेम्स में मेडल लाने वाले, चैंपियनशिप में मेडल लाने वाले इस हरियाणा के खिलाड़ी हैं, इस हरियाणा के पहलवान हैं, इस हरियाणा के अन्य खेलों के खिलाड़ी हैं। और इसलिए हरियाणा की विधानसभा में खिलाड़ी हों, इसलिए हमने 3 को टिकट उस समय दिया था और फिर से योगेश्वर दत्त को इस उपचुनाव में हमने उतारा है। अरे सचिन तेंदुलकर को तो राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया था। या नॉमिनेशन की प्रथा नहीं है हरियाणा में। अब बड़ौदा के लोग योगेश्वर को नॉमिनेट कर देंगे, एक पहलवान को, एक खिलाड़ी को, जिससे हमारी इस विधानसभा की शान बढ़े, उसकी आन बान बढ़े। चलिए ये तो आप लगातार ये कह रहे हैं, लेकिन कई लोग जो आपके विरोधी हैं, ऑपोजिशन वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक सीट का चुनाव नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कहते हैं कि 30 साल पुराना महम याद कर लीजिए, एक बाई इलेक्शन था और उस बाई इलेक्शन के 4-5 महीने के बाद
सरकार की चूल्हे हिल गई थी। और क्या हुआ वो आप तो बहुत तजुर्बेदार व्यक्ति हैं, तो आपको पता है। वो कहते हैं कि ये बाई इलेक्शन जो ये गठबंधन वाली सरकार है उसमें ये दरार डालने का बहुत जबरदस्त काम करेगा अगर ये गठबंधन की हार होती है यहाँ तो। देखिए, ये तो पहले भी कांग्रेस की सीट थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे कोई परिवर्तन हो जाएगा तो पहले कांग्रेस का ही एमएलए बैठता था वहाँ पे, जो ये बात कह रहे हैं। और ना चूल्हे हिलेंगी ना चूल्हा हिलेगा, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। कोई परिवर्तन नहीं, ये तो उनकी ख्याम खाली है या एक ऐसा ख्याली पुलाव है जिसको हमेशा पॉलिटिकल आदमी अपने फॉलोअर्स को पीछे लगाए रखने के लिए बोलता रहता है। जी, ये जब आप बड़ौदा घूमते हैं तो एक बड़ा मसला जबरदस्त चल रहा है। आप भी बड़ौदा में हैं, इस वक्त हम लोग भी हैं, सब लोग आ रहे हैं, चुनाव का मौका है। बड़ौदा में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, दिल पर ईमानदारी से हाथ रखकर बताइए, वो डेवलपमेंट आपका वो झज्जर वाला इलाका हो, रोहतक का इलाका हो, करनाल, मतलब कोई भी आसपास के इलाके आप देख लीजिए और बड़ौदा को देख लीजिए। क्या आपको लगता है कि बड़ौदा का डेवलपमेंट, ये जो सड़कें भी कुछ बनी हैं, ये मैं पिछले 1 महीना पहले मैं 1 महीने तक यहाँ थर्मामीटर कर रहा था हर गांव में, तो सारी सड़कें जो हैं अधिकांश टूटी हुई थी, कुछ पे रिपेयरिंग, कुछ पे गिट्टी, ये चमक गई सड़कें। लेकिन बड़ौदा का डेवलपमेंट 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में भी नहीं हुआ और उसके बाद 6 साल आपकी सरकार जो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, तब भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। देखिए, बड़ौदा का डेवलपमेंट का गेटवे अभी खुला, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि पिछले 10 साल का भी जब मैं भी यहाँ घूम रहा था, आपकी तरह लोग कह रहे थे कलोई में सड़क चौड़ी है, यहाँ भीड़ी हो गई। जब मैं आया यहाँ सभाएं करने, सबसे पहले अध्यक्ष बनते ही चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ था, लोगों ने कहा हमारा पानी कटवा दो, हमारी ये सड़क का उतार इतना खराब है, ये बनवा दो, उस गली ऐसी है कि निकला नहीं जाता, वो करा दो, हमारा ट्यूबवेल खराब है, वो ट्यूबवेल बदलवा दो। सब छोटे छोटे विषयों के लिए मुझे बल्कि आने से ये पहले लग रहा था, क्योंकि मैं पंचायत मंत्री भी था और ये ग्रामीण इलाका है, कभी भी बड़ौदा के विधायक कभी कोई फाइल लेकर मेरे पास आए नहीं। कई बार लोग अपोजिशन में होते हुए भी अपने इलाके का विकास करा लेते हैं। मैं जयप्रकाश का नाम लूंगा, मुझे लगता है हर महीने कोई ना कोई कागज लेके मेरे पास आते थे, हमारी पार्टी में नहीं है, वो निर्दलीय विधायक थे। इसी तरह से मैं जाकिर हुसैन का नाम लूंगा, मेवात से विधायक थे, हमारी पार्टी में नहीं थे, लेकिन विधानसभा में भी अच्छे मुद्दे उठाते थे, कोई ना कोई काम लेकर आते थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपोजिशन में रहते हुए विधानसभा के सत्र का भी लाभ उठाते हैं और वो खुद मंत्रियों के पास जाकर, कोई भी विधायक जब मंत्री के पास उठ के आता है तो मुझे नहीं लगता भी किसी भी पार्टी का मंत्री हो कभी उसके कागज पर मना करता है। तो ये प्रतिनिधि की भी प्रयास होते हैं कि अपने इलाके में कितना विकास करा सकें। मुझे खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आप यहाँ विधायक नहीं है तो मैं विधायक हूँ। 167 करोड़ रुपए यहाँ के विकास के लिए तुरंत दिए और जैसे IMT बनाने की बात यहाँ हो गई है, विश्वविद्यालय यहाँ जनता कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, 2 कॉलेज मिले हैं, एक राइस सेलर यहाँ जो है वैसी धान से हमारे चावल निकालने के जो सेलर मशीन यहाँ पर लगे, वो फैक्ट्री लगे, वो विषय हुआ है। इसके साथ साथ जो छोटे छोटे काम है, कोई चौपाट का है, कोई रिटेनिंग वाल का है, गलियों का है, सड़कों का है, कुछ ग्रीन एक्सप्रेसवे यहाँ से निकल रहा है। तो बहुत बदलाव इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि ये चुनाव एक तरह से बड़ौदा के विकास का इंजन साबित होगा। उसके लिए एक हाईवे बन गया है, गेटवे खुल गया है उसके विकास का। एक बहुत बड़ा मसला एक ये आता है अपोजिशन की तरफ से, इस बड़ौदा में उठाया जा रहा है कृषि बिल, कानून बिल नहीं अब तो कानून। नरेंद्र मोदी जी भी ट्वीट करते हैं, कहते हैं MSP पे कहीं कोई समझौता नहीं है। आप लोग भी कहते हैं, खट्टर साहब को मैं सुन रहा था भाषण में, वो कह रहे थे कि अगर MSP गया तो समझ जाइए कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तमाम तरह की बातें हो रही है। मैंने ऑपोजिशन से पूछा, चाहे वो अभय हो चाहे हुड्डा साहब हो, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं कि भाई MSP से कोई समझौता नहीं होगा, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं होगी, तो आप भरोसा क्यों नहीं करते? वो कह रहे थे कि वो तो प्रधानमंत्री साहब तो 2 करोड़ नौकरी की भी बात कर रहे थे, 15 लाख की भी बात कर रहे थे, फलाना ढिमकाना तमाम तरह की बातें, GST और नोटबंदी, तो हम कैसे भरोसा कर लें?
क्यों, अगर ये नियत में नहीं है तो क्यों नहीं उस कानून में 2 लाइन एमएसपी का जिक्र कर दिया जाए? बहुत अच्छी समझने की बात है। एक तो विपक्ष का इतिहास आप देखेंगे कि भय की राजनीति करना। 370 टूट जाएगी तो देश टूट जाएगा, 370 टूट गई देश वहीं का वहीं। 3 तलाक खत्म हो गए तो देश में पता नहीं क्या हो जाएगा, 3 तलाक खत्म हो गए देश यहीं का यहीं है। सीए आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, देश यहीं का यहीं है। इनका काम है भय की राजनीति करना, आगे का भय दिखाना और भय की राजनीति करना। लोग इनकी इस बात को समझ गए। इस मामले में भी इन्होंने यही किया। हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं, हमारे सोनीपत में बहुत हैं ऐसे, मनोली के आसपास पोली हाउस लगा के यहीं के एक किसान को पद्मश्री मिली है प्रगतिशील किसान के नाते, कंवल सिंह चौहान को। तो वो सबको डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, उन्हीं की सुविधाओं के लिए डायरेक्ट मार्केटिंग के कानून आए हैं। कोई भी कांग्रेस का नेता, अभय सिंह जी, कोई भी उन कानूनों में कोई कमी नहीं निकाल पाता। आप किसी मंच पर बहस करा लो, सबको बुला लो। एक बात जो आप कह रहे हो, आखिर में ये कहते हैं कि भी उसमें ये लिख दो कि एमएसपी पे खरीद होगी। अब वो कहते हैं बस इतना जिक्र हो जाए। हाँ, इतना जिक्र हो जाए। ये बात जो है ये किसानों को सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसकी व्यावहारिकता देखेंगे तो इसकी व्यावहारिकता किसानों को परेशानी में डालने वाले हैं। अब आप समझने का प्रयास करो। हमने उस पर लिख दिया, अब हम बाजरा खरीद रहे हैं 2150 के भाव में। सरकार राजस्थान की बाजरा नहीं खरीद रही, कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेसियों को वहां तो कोई शर्म आती नहीं, यहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पंजाब में बाजरा नहीं खरीदा जा रहा, वहां कोई ना कैप्टन को शर्म आ रही, ना इनको भूपेंद्र दीपेंद्र को कोई शर्म आ रही, यहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यहाँ गन्ने का भाव 340, पंजाब में 310, फिर भी नहीं शर्माते, फिर भी किसान की बात करते हैं। यहाँ मुआवजा 12,000, वहाँ 8,000, फिर भी बात करते हैं, कोई शर्म नहीं मानते। तो ये तो केवल बात बात के हैं, इससे कठिनाई क्या आएगी उसको समझने की जरूरत है। अभी हम बाजरा 2150 खरीद रहे हैं। हम बाजरा कोई सरकार केवल और केवल किसानों को 800-900 रुपये ज़्यादा मिले इसलिए खरीद रही है। 2-3 महीने बाद हम इस बाजरे को वापस बेच देंगे, क्योंकि हमने कोई मुर्गे फार्म तो सरकार ने खोल नहीं रखे, भाई उन्हें खवा देंगे। तो जब वापस बेचेंगे तो बाजरा सस्ता हो जाएगा, मार्केट डाउन आ जाएगी। राजस्थान पंजाब में तो अभी भी डाउन है। उस पर लिख दिया एमएसपी से कम पे नहीं खरीदेंगे, तो कौन खरीदेगा? हमने तो सरकारी खरीद करके सारा खरीद के वापस बेच दिया। उस समय किसी किसान के घर रह गया 10 क्विंटल 20 क्विंटल, मंडी में आ गया 1200, मंडी में आ गया 1000 रुपये। उस किसान का कोई खरीदेगा? उसको ग्राहक मिलेगा? उस किसान को हम फंसा कर खड़ा कर देंगे। उसको किसी भी कीमत पर ग्राहक नहीं मिलेगा। वो कोई बेचने जाएगा तो वो कहेगा कि भैया तेरे तो शर्त लगी हुई है, एमएसपी से कम नहीं लेना, बाजार में सस्ता मिल रहा है, मैं तेरा कैसे खरीदूं? सरकारी खरीद महीना 1.5 महीना चलती है, वो यूं ही बरकरार रहना। लेकिन अब हम सरसों खरीदेंगे अगली फसल पे, और हम अच्छी बड़ी मात्रा में सरसों खरीदते हैं, तेल निकालते हैं केवल 1 लाख क्विंटल का, बाकी सरसों वापस बेचते हैं। जब वापस बेचते हैं तो मार्केट डाउन आ जाएगी। मार्केट डाउन आ जाएगी और किसी किसान ने मान लो इस नाते से सरसों रखी हुई है कि शायद भाव बढ़ जाए, और नहीं बढ़ा तो उसको ग्राहक ही नहीं मिलेगा। हम किसानों को इसमें से फंसा कर खड़ा कर देंगे। ये बात उस नाते से किसानों के लाभ में जाने वाली नहीं है जिस तरह से बताई जाती है। इसलिए ये सरकारी खरीद, मोदी जी भी यही कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूं कि हम इस बात के ट्रस्टी हैं, हम सरकार में इस बात के संरक्षक हैं कि ये सरकारी खरीद जैसे चलती है वैसे ही चलती रहेगी। हम यहाँ खरीद रहे हैं, हरियाणा में, पंजाब और राजस्थान तो खरीद नहीं रहा, लेकिन हम यहाँ खरीदते रहेंगे। और केंद्र की भी जो खरीद है गेहूं की और धान की, वो ऐसे ही चलती रहेगी। ये तो केवल और केवल झूठ बोलने के सिवाय पार्टियां कुछ नहीं करती। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि इसमें किसानों के हित का भी ध्यान रखा जा रहा है। अगर ये लाइन ऐड करते हैं तो मतलब क्वाइट ऑब्वियस कि उनको आगे परेशानी हो सकती है। लेकिन जब कॉरपोरेट प्लेयर्स मार्केट में होंगे, है ना, बहुत सारे मॉल्स आ गए, तमाम तरह की चीजें आ गई, वो क्या गारंटी होगी? मान लीजिए कि किसी मंडी में किसी कारण खरीद में 10 दिन की देरी हो जाए, और किसान के लिए तो 2 घंटा 2 दिन भी का बहुत कई बार नुकसानदेह होता है। अगर बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, खुले में अनाज पड़ा, आनन फानन वो बेच दे, मतलब एक सर्कमस्टांस में ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बारे में कुछ सोचा है आप लोगों ने? देखिए कि जो कॉर्पोरेट आए, नहीं, आप सुनिए,
प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है। जी प्राइवेट अस्पताल भी है, सरकारी अस्पताल भी है। जी। सरकारी दुकानें भी है, बहुत चीजों की प्राइवेट दुकानें भी है। तो इसलिए इतना भय दिखाने की जरूरत नहीं है जितना भय दिखाया जा रहा है। सरकारी खरीद 78 करोड़ क्विंटल अनाज की होती है, 34 करोड़ क्विंटल गेहूं खरीदते हैं, 44 करोड़ क्विंटल चावल खरीदते हैं, राशन की दुकानों पे बांटा जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दिया जाता है, देश की आगे की खाद्य सुरक्षा के लिए रखा जाता है। ये अनाज ऐसे ही खरीदा जाएगा, सरकारी खरीदेगी, एमएसपी पे ही खरीदेगी और दाम बढ़ा बढ़ा के खरीदेगी, जैसे हर बार एमएसपी का बढ़ता है। ये मंडी यूं ही चल लेगी, एमएसपी यूं ही आओगा और बढ़ बढ़ के आओगा। इनकी झूठ नहीं बिकने देंगे जो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। आप एक कहते हैं ना बेइंतहा इश्क, कुछ घर में, कुछ पड़ोसी, कांग्रेस है, आईएनएलडी। अब ये आपके पुराने मित्र हैं अभय चौटाला। जब मैं महापंचायत में उनको लेकर के आया बतौर मेहमान, तो बोले कि जरा ये बीजेपी वालों से मुलाकात हो तो जरा इर्द गिर्द देखिएगा कि कितने सिपाही हैं। हमने कहा क्यों? बोले कि बीजेपी की जो सरकार है उनके मंत्रियों की, अधिकारियों की हालत ये है कि गांव में घुसने के पहले आर्मी भेजते हैं और उसके बाद वो जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो उनके साथ 500 पुलिस वाले जाते हैं। ये तो आप कवर करके दिखाओ। यही कवर कर लो, प्रदेश अध्यक्ष साहब के बीच में बैठा। ये तो आप कैमरा घुमा लो, चारों तरफ घुमा लाओ। कुछ एक इंसिडेंट हुए जी वीडियो बड़ा वायरल हो गया जी। कि जहाँ पे मंत्रियों का बहिष्कार होने लगा गांव में। कुछ ही घटनाएं घटी। देखिए, बहुत सारी चीजें तो प्रायोजित करके भी करते हैं, ये लोग तय करके करते हैं। कुछ अपने कैमरे वैमरे रखते हैं, कोई छोटे मोटे 2-4 ऐसे लाके खड़े कर देते हैं। वो 2 नारे लगाकर वो अपने कर करा के, मैं तो ये मानता हूँ हमारी माँ भी जब छोटे थे तो काला टीका लगाया करती, बाहर निकलते थे तो थोड़े बहुत तो वो भी जरूरी होते हैं। एक ट्वीट आया था जो आजकल बड़ा कंट्रोवर्सी में है। चुनाव का मौसम है, एक कहावत है कि जिसके कुल खानदान का पता नहीं हो उसको एक बार चुनाव लड़वा दो, उसको अपने भी 7 पुराने पुस्तकों की जानकारी हो जाएगी। लोग आप उधर होंगे तो आप लोग इकट्ठा करके दे देंगे, इधर होंगे तो वो लोग इकट्ठा करके दे देंगे। एक योगेश्वर का ट्वीट है आरक्षण को लेकर के, वो आजकल बड़ा चर्चा का विषय और भाषणों का एक बड़ा एक केंद्र बना हुआ है। क्या स्टैंड है आप लोगों का? भारतीय जनता पार्टी का सबका एकमात्र स्टैंड है, आरक्षण जो है वो उसी प्रकार से जैसे है, क्योंकि जो समाज के लोग पीछे रह गए थे उनको रास्ता देने के लिए है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, और सब व्यवस्थाएं ज्यों की त्यों रहेंगी। उसमें किसी का भी कोई उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। उसी प्रकार की बेहतरी के साथ पूरा समाज एक साथ मिलकर प्रगति कर सके, ये हमारी कमिटमेंट है। अंत्योदय हमारा कंसेप्ट है, जो आखिरी में खड़े हैं लाइन में वो पहले आकर कैसे खड़े हों, ये हमारी कमिटमेंट है। एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला चलता रहता है, और रिसेंटली जो फरीदाबाद में घटना घटी तो जाहिर है उसका जिक्र तो होगा ही होगा, और मौसम चुनाव का है। चुनाव का ना हो तो भी होगा और होना भी चाहिए, सत्ता पक्ष के तरफ से और विपक्ष के तरफ से भी। एक तो है कि जो क्राइम है उस पे काबू कैसे पाएं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उस पे एक्शन क्या हो रहा है। कई लोगों का है कि, हालांकि मैंने देखा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की जा रही है, लेकिन इस पे नियंत्रण। मुझे लगता है सबसे पहले फरीदाबाद वाली घटना में उस निकिता तोमर की मां ने जो कहा वो समझना चाहिए। मैं कल गया था शाम को, उस मां ने मुझे ये कहा, मेरी बेटी चली गई है, बाकी बेटियों को बचा लो। मेरी बेटी एक ऑर्गेनाइज्ड अपराध से मरी है, संगठित अपराध से मरी है। वर्षों तक मेरी बेटी का पीछा गया है, 2018 से चल रहा है। हाँ, वर्षों तक मेरी बेटी का पीछा गया है। मेरी बेटी ने हार नहीं मानी, समर्पण नहीं किया, बलिदान हो गई। ये ऑर्गेनाइज्ड किस्म के अपराधी हैं और इन अपराधियों से बाकी बेटियों को बचाओ। ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की घटना नहीं है केवल, ये वो पक्ष है लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड अपराध है जो चल रहा है।
बड़े तरीके से, जिस पर वर्षों तक लोग फॉलो करते हैं। कुछ बेटियां बेचारी भय के मारे से, सामाजिक भय के मारे से, किसी जीवन के भय के मारे से समर्पण करती हैं, लेकिन निकिता तोमर ने समर्पण नहीं किया। मैं उसकी बहादुरी को सलाम करता हूं। उसने मृत्यु स्वीकार की, बलिदान है उसका उस संगठित अपराध के खिलाफ। और ऐसे संगठित अपराध को उजागर करना और उस पर चोट करना, ये समय की जरूरत है। और समाज ने भी इस बात को समझना चाहिए कि इस प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड अपराध हमारी बेटियों के खिलाफ चल रहा है। इस पर सजग होना चाहिए पूरे समाज को और सरकार को भी। इसलिए सरकार ने पुराने मुकदमे भी खोले, एसआईटी भी गठित की है, फास्ट ट्रैक अदालत पे भी ला रहे हैं। इसके लिए और जितने स्टेप उठाने होंगे वो सब स्टेप उठाएंगे। बड़ौदा में क्या देखते हैं भविष्य? मतलब 10 तारीख 3 को पोलिंग है, 10 को काउंटिंग और 14 को दिवाली है। योगेश्वर की जीत बड़ौदा की जीत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा के लिए है। यहाँ योगेश्वर बड़ौदा के पर्याय है, प्रतीक है। यहाँ की आन बान शान, गर्व और गौरव के प्रतीक है। इसलिए योगेश्वर की जीत बड़ौदा की जीत है। और भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा के विकास के लिए है। जो कांग्रेस पार्टी जो कैंपेन चला रही है, वो कहते हैं हमारे कैंडिडेट की तरफ तो देखो ही मत ने, हम कलोई आड़ा का नहीं देखो। अरे भाई, बड़ौदा की तरफ देखो ना। चुनाव तो बड़ौदे का है, यहां की तरफ देखो। वो केवल अपनी व्यक्तिगत राजनीति बचाने के लिए या मांगने के लिए आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ देने के लिए आ रही है, यहाँ के विकास के लिए आ रही है। यहाँ का जो सबसे खास व्यक्तित्व है उसको विधानसभा ले जाने के लिए आ रही है। तो ये है लड़ाई वास्तविकता में। एक व्यक्तिगत राजनीति बचाने की लड़ाई है, बाप बेटे मंड रहे हैं अपनी राजनीति बचाने की। ऊपर से कांग्रेस ने उनको किसी लिस्ट में नाम नहीं दिया, ऊपर से राहुल के तहत कांग्रेस और बहुत दिया और आती आ रही, आगे की कोई संभावना नहीं दिख रही किसी को भी। यहाँ जो है बड़ौदे का विकास, बड़ौदे में विश्वविद्यालय, बड़ौदे में IMT, बड़ौदे में महाविद्यालय, बड़ौदे में ग्रीन एक्सप्रेसवे, सब रास्ता बड़ौदे के विकास का कैसे आगे बढ़े, उस काम के लिए हम यहाँ। वी आर फॉर बड़ौदा। और वो अपने लिए हैं, वो अपनी बात केवल कर रहे हैं, उससे बाहर वो निकल नहीं सकते। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, मतलब इतनी जल्दी 5-6 घंटे की बात कर रहे थे? 5-6 घंटे से तो आपके पीछे दौड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये कि अभी लॉकडाउन था तो घर में कुछ काम काज में हाथ बटाते होंगे, कभी कुछ सब्जी बना दी, कुछ सब्जी काट दिया, कुछ करते थे या तब भी बाहर ही रहते थे? लॉकडाउन में वैसे तो सब लोगों को जो है घर में रहने का ज्यादा समय अवसर मिला है निश्चित रूप से। तो उस वक्त कुछ सब्जी वब्जी? मेरी धर्मपत्नी ने भी कहा कि आप पहली बार ऐसा समय है शादी के बाद, इतने समय आप लगातार साथ रहे हो। जी। नहीं तो मैं तो हमेशा ही घर से बाहर। तो उस वक्त कुछ ड्यूटी लगी थी आपकी कि भाभी जी ने कहा कि जरा आलू ले आओ, कुछ टमाटर प्याज ले आओ? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि फुर्सत नहीं रहता होगा तो आपको रेट नहीं पता होगा आलू प्याज और टमाटर का। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन सबों को पता होगा। और मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ कि आपके जैसे क्रांतिकारी व्यक्ति आप थे, अनिल विज, मुझे याद है वो पुराना दृश्य जब कपड़े खोल करके आप लोगों ने महंगाई के लिए प्रदर्शन किया था। तो मैं मैंने लॉकडाउन का समय है, महंगाई के लिए विज साहब का प्रदर्शन था, मेरा प्रदर्शन तो किसानों के दामों के लिए था। ठीक है, मतलब मैं सबको मैं तो चाहता हूँ कुछ दाम किसानों को मिल जाए। जी, सब मिला करके कह रहा हूँ। मैं किसी तीर्थ यात्रा में पैदल नहीं चला, मैं पैदल चला तो भारत के किसानों के लिए चला, अपने प्रदेश के किसानों। ये महंगाई में इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, लॉकडाउन के बहाने। लॉकडाउन की कुछ जिक्र आपको बताना चाहता हूँ। लॉकडाउन के समय में जब मंडियों में कोरोना फैल गया तो मैं भी बाहर जाता था सब्जी लेने के लिए, गाड़ियों में, सड़क के किनारे किनारे जो लोग हमारे किसान भाई बेचते थे, ट्रॉली लगा के बेचते थे, उनके पास जाता था। और एक दिन मैंने प्याज लिए 75 रुपये धड़ी फर्क नगर में। मैं गुड़गांव रहता था उन दिनों में, रह रहा था। तो अगले दिन मुझे वही ट्रॉली वाला फिर मिल गया धनकोट के पास। मैंने उससे पूछा, भाई आज प्याज भाव किस भाव दिए हैं? उसने कहा जी आज 100 रुपये धड़ी है, 20 रुपये किलो। तीसरे दिन मुझे वो रेलवे रोड पे मिल गया। मैंने कहा भाई आज क्या भाव है प्याज के? बोला जी आज तो 40 रुपये किलो है, 200 रुपये धड़ी। मैंने कहा यार परसों तो 15 थे। बोला जी यहाँ 50 रुपये किलो बिक रहे थे। मैंने भी उसके हिसाब से भाव कर लिया। तो मेरे तो ये समझ में आई, उस ट्रॉली वाले ने मैं ये समझाया, भोले किसान तो बेचना सीख ले, बाजार ने पहचान ले, तेरे भी 2 पैसे आ जाए। लेकिन धनखड़ साहब सच्चाई ये है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब अधिकांश आपकी तरह खुशकिस्मत नहीं है,
हम लोग सबको कभी ना कभी, मतलब आप कितना ही, अभी मैं धनखड़ साहब का इंटरव्यू करके जैसे ही निकलूंगा तो पत्नी का फोन आ जाएगा, हाँ भाई हो लिया, मैं कहूँगा हाँ हो गया, अच्छा रास्ते से 1 किलो प्याज ले लियो। आपको ये भले फोन ना, जब मैं बड़ौदा में घूम रहा था तो कई लोगों ने इसका भी जिक्र किया कि निश्चित रूप से आलू, देखिए चीजें प्याज, टमाटर, ये जब चीजें महंगी होती हैं, बिहार का जब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बिहार पूरा घूम करके आया तो वहां सबसे बड़ा इशू हो गया जो लोकल लेवल पे करप्शन है, जो रेट बढ़ गए। तो ये छोटी छोटी चीजें आम लोगों को हिट करती। नहीं, एक बात का तो देखो ध्यान रखना चाहिए, बहुत चीजों की महंगाई बढ़ती है तो कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन किसान के फसलों के दाम मिलते हैं तो सबसे पहले हल्ला पड़ता है। एक तरफ किसान को भाव दिलाने की बात करते हैं, किसान की फसलों के दाम पड़ते ही सबसे पहले हल्ला करते हैं। इसलिए किसान के घर में भी कुछ आए, किसान को भी कुछ मिले, इसके लिए भी मैं एक आदमी अगर 12 महीने की तनख्वाह लेता है तो मैं आपको बता रहा हूँ 11 महीने उसकी किसी और चीज पे जाते हैं, 1 महीने की तनख्वाह ही उसकी खाने पीने पे खर्च होती है। इससे ज्यादा खाने पीने का खर्चा नहीं है भारत में। किसान के दाम पड़ते ही सब जगह हल्ला पड़ता है, लेकिन बाकी चीजों के दाम बढ़ जाए तो ये कोई किसान को नहीं जा कोई रहा हल्ला है। नहीं करता। ये कोई- 40 रुपए किलो आलू किसान को नहीं जा रहा है, किसान को भी मिलता ये है, तो इसलिए- बिचौलिए के पास नहीं, जा रहा है। अब बिचौलिए के भी इतने पक्षधर जो है बीच में लोग खड़े हो गए थे कि बोला हमारा तो बिचौलिया भी हमारा भाई है और वो भी भाई है। आज एकदम दूसरी भाषा में लोग आते हैं कि वो उसकी बात कर रहे हैं, आज बिचौलिए को अलग भाषा में खड़ा कर रहे हैं, कल तक अलग भाषा में खड़े करते हैं मनमर्जी जी की भाषा के हिसाब से। महंगाई संतुलित उपभोक्ता को मिलना चाहिए, मैं इसका पक्षकार हूँ, लेकिन किसानों के अच्छे दामों की भी पैरवी की जानी चाहिए, मैं उसका भी पक्षकार हूँ। चलिए, तो 10 तारीख और 14 तारीख को बीजेपी के घर में दिवाली। आप भी होंगे, हम भी होंगे, ना आप हमें छोड़ेंगे ना हम आपको छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम इस महापंचायत में उन तमाम नेताओं को लेकर के आ रहे हैं जो रण बांकुरे हैं इस रणभूमि में। लगातार देखते रहिए जनता टीवी और आज दिन भर बड़ौदा की महापंचायत। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल।